अगली ग्रंथि है पीनियल ग्रंथि। इसी को बोला जाता है पीनियल ग्लैंड। अब पीनियल ग्रंथि उपस्थित कहाँ होती है वो समझो। आप लोग को याद है मैंने आपको डायंसेफेलॉन पढ़ाया था, अग्र मस्तिष्क पढ़ाया था। अग्र मस्तिष्क का एक भाग बताया था प्रेमस्तिष्क और एक भाग बताया था आपको डायंसेफेलॉन। डायंसेफेलॉन के ऊपर की साइड बताया था आपको एपिथैलेमस होता है और एपिथैलेमस के वहां पे कौन सी ग्रंथि होती है, पीनियल ग्रंथि होती है। तो ये बात करते हैं। पहली बात तो क्या होगा, अग्र मस्तिष्क के अग्र मस्तिष्क के ऊपरी भाग पर, ऊपरी बोल लो या फिर क्या बोल लो, पृष्ठीय, ऊपरी बोल लो या पृष्ठीय भाग पर क्या उपस्थित होगी, पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि की बात करें, अग्र मस्तिष्क हो गया, अग्र मस्तिष्क कौन से भाग, डायंसेफेलॉन पर। पीनियल ग्रंथि कौन सा हार्मोन निकालती है, मैंने उस दिन भी बताया था आपको, कौन सा हार्मोन सिक्रित करती है, मेलेटोनिन। आप लोगों ने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले आपको पढ़ाया था एक मेलेनिन। तो मेलेनिन और मेलेटोनिन दोनों में क्या अंतर है। मेलेनिन तो आपको क्या कर रहा था, त्वचा की वर्णकता को नियंत्रित कर रहा था। अब मेलेटोनिन हार्मोन सुनो क्या करता है। मेलेटोनिन हार्मोन के बहुत सारे कार्य हैं। हम जो सोते हैं उठते हैं, जो हमारी पूरी 24 घंटे की दिनचर्या है, उसको नियंत्रित कौन से हार्मोन होता है, मेलेटोनिन हार्मोन की वजह से। पूरे 24 घंटे की जो दिनचर्या है वो कौन से हार्मोन की वजह से है, मेलेटोनिन हार्मोन से। ठीक है, तो 24 या 24 घंटे की जो दिनचर्या है सोने व जागने का नियंत्रण है, वो कौन से हार्मोन की वजह से होता है, मेलेटोनिन हार्मोन की वजह से। इसलिए इसको बोला जाता है, एक वर्ड यूज करा जाता है इंग्लिश में, सर्केडियम रिदम, मतलब दिन और रात का लय चक्र। ठीक है, कि हम, आपको पता है कि जैसे हमने कभी डिसाइड कर लिया कि हम 7 बजे डेली उठा करेंगे। ठीक है, हमने 3 दिन 5 दिन 7 दिन अलार्म लगाया। आफ्टर द, मतलब 7 दिन के बाद हमारा दोबारा क्या होगा, बिना अलार्म के भी हमारी क्या खुल जाएगी, नींद। क्योंकि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मेलेटोनिन हार्मोन क्या करता है, उस अकॉर्डिंग अपनी दिनचर्या को क्या कर देता है, सेट कर देता है। भाई 24 आवर की साइकिल है, कब हमें सोना है कब हमें जागना है, एक हमारा रूटीन है कि हम रात में क्या करते हैं, सोते हैं और दिन में हमारा पूरा कार्य करते हैं। तो ये पूरा किस वजह से नियंत्रित हो रहा है, मेलेटोनिन हार्मोन की वजह से। इसके अलावा उपापचय को नियंत्रित करता है, वर्णकता को भी नियंत्रित करता है, वर्णकता, आर्तव चक्र, प्रतिरक्षा, इन सबको कौन नियंत्रित करता है, मेलेटोनिन हार्मोन। शरीर का तापक्रम भी नियंत्रित करता है, तो ये सब कार्य कौन सा कर रहा है, मेलेटोनिन हार्मोन। अब आपको एक कंफ्यूजन यहाँ पे ये होगा कि मैंने यहाँ पर भी वर्णकता लिखवाई है और मेलेनिन में भी क्या बताया था, वर्णकता को नियंत्रित करता है। आपको एक बात बताते हैं, अगर शरीर में मेलेनिन हार्मोन का स्त्रवण ज्यादा होता है, कौन सा हार्मोन, मेलेनिन, जो कहां से निकल रहा था,
मेलेनिन युक्त कोशिकाएं जो कहां से, पार्स इंटरमीडिया से। और क्या काम कर रहा था, अगर मेलेनिन हार्मोन का स्रवन ज्यादा हो जाता है तो शरीर का कलर कैसा हो जाता है, डार्क। ठीक है, तो मेलेटोनिन कैसे नियंत्रित करता है, मेलेटोनिन मेलेनिन के स्रवन को रोक देता है। अगर मेलेटोनिन ने मेलेनिन के स्रवन को रोक दिया तो मेलेनिन स्रवित नहीं होगा, तो शरीर का रंग कैसा जाएगा, लाइट, हल्का। क्लियर है, तो ये भी वर्णकता को नियंत्रित करता है और मेलेटोनिन भी वर्णकता को नियंत्रित करता है। ये प्रतिरक्षा में भी हमारा काम करता है, हमें एक तरीके से प्रतिरक्षा प्रदान करने में भी थोड़ा सहायक है। आर्त चक्र को नियंत्रित करता है, उपापचय को नियंत्रित करता है, इसके अलावा शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करता है। और मुख्य कार्य क्या है, 24 आवर की जो हमारी वेक उठने और सोने का जो भी चक्र है उसको भी नियंत्रित करता है। नेक्स्ट ग्रंथि पढ़ते हैं, कौन सी ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि थायराइड ग्रंथि कितनी होती है हमारे शरीर में। हमारे शरीर में थायराइड ग्रंथि कितनी होती है, एक होती है, पर पालियां कितनी होती है, 2। ठीक है, संख्या में एक होती है। कैसी होती है, पाली युक्त होती है। और पाली भी कितनी पाली होती है, 2 पाली, तो क्या बोलेंगे, द्विपालित। इतना क्लियर है। अब कहां पे उपस्थित होती है, अगला क्वेश्चन क्या आता है, कहां पे उपस्थित होती है, तो ये उपस्थित होती है, सपोज करना ये है श्वासनाल, क्या है, श्वासनाल। श्वासनाल के ऊपर क्या होता है, स्वरयंत्र। स्वरयंत्र और श्वासनाल के बीच में यहां पे इस जगह पे होता है एक स्तमस। क्या होता है, स्तमस। ये पूरा क्या है, ये क्या है, श्वासनाल, समझना इसको। ये क्या है, स्वरयंत्र। श्वासनाल और स्वरयंत्र के बीच में स्तमस है, जो क्या करता है, दोनों थायराइड की पालियों को जोड़ने का कार्य करता है। दोनों थायराइड की पालियां किससे जुड़ी होती है, स्तमस के द्वारा जुड़ी होती है। क्या है ये, स्तमस, जो क्या कार्य कर रहा है, दोनों थायराइड की पालियों को जोड़ने का कार्य कर रहा है। अब स्तमस खुद किसका बना हुआ है, स्तमस बना हुआ है संयोजी उत्तक का। किसका बना हुआ है, संयोजी उत्तक का। एक पतला फ्लैप लाइक, फ्लैप मतलब होता है एकदम जैसे पत्ती होती है ना, बिल्कुल पतला एक पतली होती है वैसे। ठीक है, एक पतला पतली नुमा संरचना होती है जिसको किसकी बनी हुई है, संयोजी उत्तक की, जो क्या कर रही है, दोनों थायराइड पाली को जोड़ने का कार्य कर रही है। ये क्या बोलेंगे इसको, थायराइड पाली। कितनी थायराइड पाली दिख रही है आपको, 2 थायराइड पाली, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, द्विपालित लिख दिया। ये पहला ही क्लियर हुआ। अब थायराइड पाली के अंदर होता क्या है, अगर थायराइड पाली के अंदर देखना चाहेंगे तो थायराइड पाली के अंदर होता है ऐसे थायराइड पुटक। क्या होते हैं, थायराइड पुटक। क्या है थायराइड पाली के अंदर, थायराइड पुटक है। क्या बोलते हैं इन्हें, थायराइड पुटक। इतना क्लियर हुआ। उस थायराइड पुटक के बीच में भरा होता है स्ट्रोमा उत्तक। कौन सा उत्तक भरा हो जाता है, स्ट्रोमा उत्तक। कौन सा उत्तक है, स्ट्रोमा उत्तक। तो आपको इतना क्लियर हुआ कैसे कैसे क्या क्या बताया कि थायराइड कितने होते हैं, एक होते हैं। कितनी पालियां होती हैं, 2 पालियां होती हैं। इसके अलावा दोनों पालियां किससे जुड़ी होती है,
स्तमस से जुड़ी होती है दोनों पालियां, ठीक है। किसकी बनी होती है? संयोजी उत्तक की। कैसी स्ट्रक्चर होती है? एक पतली पल्लीनुमा संरचना होती है। थायराइड पाली के अंदर क्या क्या है? थायराइड पुटक है और स्टोमा उत्तक है। इतना क्लियर है? तो थायराइड ग्रंथि कहाँ पे उपस्थित बताएंगे? थायराइड ग्रंथि श्वास नली के किधर की साइड उपस्थित है? दोनों ओर उपस्थित। थायराइड ग्रंथि श्वास नली के या श्वास नली के दोनों तरफ उपस्थित है। जो थायराइड ग्रंथि है उसकी जो पालियां हैं वो श्वास नली के दोनों तरफ उपस्थित है। दोनों पालियां किससे जुड़ी हुई है? दोनों पालियां संयोजी उत्तक की या संयोजी उत्तक से बनी हुई पतली पल्लीनुमा संरचना, पतली पल्लीनुमा संरचना स्तमस से जुड़ी हुई है। इससे जुड़ी हुई है पतली पल्लीनुमा संरचना स्तमस से जुड़ी हुई है। आगे बात करते हैं, थायराइड ग्रंथि के अंदर क्या दिखा था? थायराइड ग्रंथि के अंदर बात करें तो थायराइड पुटक। थायराइड ग्रंथि किस किस से बनी होती है? एक तो आप बोलेंगे थायराइड पुटक और भरण उत्तक या स्टोमा उत्तक, या इंग्लिश में क्या बोल देंगे? स्टोमा उत्तक। इतना क्लियर है सबका? ये आपको वही लाइन लिखवाई है जो आपको डायग्राम में समझाई थी कि थायराइड ग्रंथि कहाँ पे उपस्थित है? श्वास नली के दोनों साइड उपस्थित है। जैसा कि हमने डायग्राम में देखा था कि श्वास नली के दोनों साइड उपस्थित है। किससे जुड़ी हुई है? स्तमस से। स्तमस किसका बना हुआ है? संयोजी उत्तक का। कैसी है? पतली पल्लीनुमा संरचना है। फिर हमने बात करा था कि थायराइड ग्रंथि की जो हमने थायराइड पाली देखी थी, उन थायराइड पालियों में क्या क्या था? थायराइड पुटक था और भरण उत्तक था। अब बात करते हैं कि ये थायराइड पुटक है। ये मैंने सपोज करो किसका डायग्राम बना दिया हो? थायराइड पुटक का। कौन सी थायराइड पुटक? जो डायग्राम में ये है, इस थायराइड पुटक का मैं डायग्राम बना रही हूं, ठीक है। तो इस थायराइड पुटक में क्या क्या मिलेगा आपको? पुटकीय कोशिका। ये सब क्या है? कोशिका। इन कोशिका को क्या बोलेंगे? पुटकीय कोशिका। आ रहा है समझ में आपको कि थायराइड पुटक के अंदर भी क्या मिलेगी? पुटकीय कोशिका। ये सब क्या है? पुटकीय कोशिका। तो एक तो इसमें क्या हो गई? पुटकीय कोशिका हो गई। इसके अलावा इसका बीच का जो स्पेस है, ये स्पेस खाली स्थान है, इसको हम क्या बोलते हैं? कैविटी बोल दो या फिर ल्यूमेन बोल दो। क्या बोल दो? ल्यूमेन या अवकाशिका बोल दो। तो बात कर सकते हैं कि थायराइड पुटक के अंदर पुटकीय कोशिका है, और पुटकीय जो थायराइड पुटक है वो किससे बना है? पुटकीय कोशिकाओं से, और उनके अंदर क्या है? खाली स्थान, जिसको हमने क्या बोला है? ल्यूमेन बोला है। तो आगे अगर मैं थायराइड पुटक के अंदर भी लिखना चाहूं तो इसके अंदर क्या मिलेगा? एक तो पुटकीय कोशिका और जो रिक्त स्थान है उसको हम क्या बोल देते हैं? ल्यूमेन।
समझ में आया? कहाँ से कहानी स्टार्ट करी थी? थायराइड ग्रंथि से। थायराइड ग्रंथि कितनी पालियां थी? 2 पालियां। पाली के अंदर क्या था? थायराइड पुटक और स्टोमा उत्तक या भरण उत्तक। और थायराइड पुटक के अंदर क्या था? पुटकीय कोशिका और ल्यूमेन। क्लियर है? तो थायराइड पुटक की बात करें तो क्या क्या है? पुटकीय कोशिका और उसके अंदर का ल्यूमेन, जिसको हम क्या बोलते हैं? गुहा बोल सकते हैं या फिर कैविटी बोल सकते हैं। आगे देखते हैं। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो हार्मोन निस्रावित होता है, हम बोलते हैं कि थायराइड ग्रंथि से हार्मोन निकल रहा है। कौन सा हार्मोन? थायराइड हार्मोन। हम यही बोलते हैं ना कि थायराइड ग्रंथि से हार्मोन निकल रहा है। पर थायराइड ग्रंथि से वो हार्मोन निकाल कौन रहा है, बना कौन रहा है? वो थायराइड ग्रंथि में बना रही है थायराइड पुटक। कौन बना रही है? थायराइड पुटक। थायराइड पुटक क्या बनाती है? हार्मोन। कौन से हार्मोन बनाती है? थायराइड पुटक बनाती है ये स्रावित करती है 2 हार्मोन। कौन कौन से? एक तो बोलते हैं इसको T3 और एक को बोलते हैं T4। अब T3 और T4 होता क्या है? T3 की फुल फॉर्म होती है ट्राई आयोडो थायरोनिन। क्या बोलते हैं? ट्राई आयोडो थायरोनिन। किसको बोलते हैं? T3 को। T4 को क्या बोलते हैं? 4 है तो क्या लिख दोगे? टेट्रा। 3 था इसलिए क्या लिख दिया? ट्राई टेट्रा आयोडो थायरोनिन। और इस T4 का ही दूसरा नाम है थायरोक्सिन। क्या बोला जाता है? थायरोक्सिन। अब तुम्हारे दिमाग में एक चीज ये आ रही होगी कि इसमें आयोडो क्यों लगाया है? आयोडो का क्या रोल है यहाँ पे? आपके दिमाग में एक चीज फिट कर लो कि आयोडीन थायराइड हार्मोन के संश्लेषण के लिए बहुत आवश्यक है। अगर आयोडीन की क्या हो जाए, शरीर में कमी हो जाए, तो थायराइड हार्मोन का संश्लेषण भी कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे? थायराइड हार्मोन के, थायराइड ग्रंथि इसलिए निकल रहा है इसलिए क्या बोल दिया? थायराइड हार्मोन के संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है? आयोडीन आवश्यक है। अगर आयोडीन की कमी हो जाए तो क्या हो जाते हैं? बहुत सारे रोग हो जाते हैं। इसको गलखंड बोलते हैं, घेंगा बोलते हैं, जिसमें स्वेलिंग आ जाती है यहाँ पे गले के वहां पे। अब गले के वहां पे क्यों आ रही है? क्योंकि थायराइड ग्रंथि हमारे यहीं पे उपस्थित है, क्योंकि हमारी ये श्वास नाल है और ये हमारा क्या है? लैरिंक्स स्वरयंत्र। और इसके यहाँ पे क्या है? थायराइड ग्रंथि। पालियां कितनी है? दोनों, इसलिए राइट साइड और एक लेफ्ट साइड। इतना क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब थायराइड पुटक से ये हार्मोन तो निकल गए T3 और T4, जिसको ट्राईआयोडो और टेट्राआयोडो बोल दिया। पर इन हार्मोन का कार्य क्या है? अगला पॉइंट आता है कार्य। भाई हार्मोन है, कुछ ना कुछ शरीर में कार्य तो कर ही रहा होगा। तो पहला कार्य क्या होता है इसका, ये समझिए। पहला कार्य देखते हैं। थायराइड जो हार्मोन होता है वो हमारे शरीर के आधारी उपापचय दर को क्या करते हैं? नियंत्रित करते हैं। अब ये आधारी उपापचय दर क्या होता है वो समझना। क्या बोला मैंने अभी? कि थायराइड ग्रंथि जो थायराइड हार्मोन है वो किसको नियंत्रित करते हैं? आधारी उपापचय दर, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है बेसल मेटाबॉलिक रेट, या फिर क्या बोलेंगे शॉर्ट फॉर्म में BMR। क्या बोल दोगे? BMR। ये क्या होता है? वो न्यूनतम मात्रा जो हमारे शरीर को आवश्यक है किसी भी कार्य करने के लिए, जो बची कुची मात्रा लास्ट वाली, लास्ट जो ऊर्जा बची हुई है, जो हमें क्या है? वो न्यूनतम ऊर्जा है जो हमें कभी भी जरूरत पड़ेगी किसी कार्य को करने के लिए। तो ये हमारे BMR को क्या करता है? नियंत्रित करता है। अब ये BMR किससे डिसाइड होता है? भाई BMR डिसाइड होता है जैसे हमारे अंदर उपापचय कैसे चल रहा है। उपापचय मतलब विखंडन, कि भाई प्रोटीन का उपापचय, कार्बोहाइड्रेट का उपापचय, लिपिड का उपापचय किस प्रकार से हो रहा है, उससे क्या नियंत्रित होता है? BMR निर्धारित होता है। तो पहला कार्य क्या हो गया? BMR को नियंत्रित करना। फिर दूसरा कार्य बात करते हैं, ये क्या करता है? RBC के संश्लेषण भी करवाता है। किसका संश्लेषण करवाता है? RBC का संश्लेषण।
आरबीसी के संश्लेषण को, आरबीसी के निर्माण को क्या बोलते हैं? इरिथ्रोपोएसिस। क्या बोला जाता है? इरिथ्रोपोएसिस। ठीक है, ये वर्ड तो मैंने पहले ही बता दिया, हिंदी में भी वो लिख देते हैं। और किसका विखंडन कराता है? अगला किस किस का उपापचय करवाता है? ये करवाता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, का उपापचय करवाता है। उपापचय मतलब मेटाबॉलिज्म। ठीक है, मेटाबॉलिज्म मतलब होता है संश्लेषण भी और विखंडन भी। इसका मतलब क्या होता है? संश्लेषण और विखंडन। दोनों फॉर्म में लेते हैं उपापचय को, चीजें संश्लेषित भी हो रही है और विखंडित भी हो रही है। अगला कार्य आता है इसका, ये हमारे शरीर में क्या करता है? जल और वैद्युत अपघट्य का भी नियंत्रित करता है। किस किस का नियंत्रण कर रहा है? जल और वैद्युत अपघट्य का। अब जल और वैद्युत अपघट्य जानते हैं, वैद्युत अपघट्य मतलब आयंस। ठीक है, अब अगला पिछले उस पे चलो, उसमें एक चीज बताते हैं तुम्हें। हाँ, इधर देखो, ये जो थायराइड पाली है, कौन सी पाली की बात कर रहे हैं? थायराइड पाली की। थायराइड पाली के अंदर मैंने थायराइड पुटक बनाए और बीच में क्या भरा हुआ है? भरण उत्तक भरा हुआ है। भरण उत्तक के अलावा यहाँ पे कुछ कोशिका होती है जिनको हम बोलते हैं सी सेल या परापुटिकीय कोशिका। क्या बोलते हैं इनको? सी सेल या फिर बोला जाता है परापुटिकीय कोशिका। अब ये सी सेल और परापुटिकीय कोशिका क्या करती है? ये एक हार्मोन निकालती है जिसको बोला जाता है कैल्सीटोनिन। क्या बोला जाता है? कैल्सीटोनिन, या फिर बोला जाता है इसी को थायरोकैल्सीटोनिन। क्या बोला जा रहा है? कैल्सीटोनिन या फिर थायरोकैल्सीटोनिन। कहां से निकल रहा है? सी सेल या परापुटिकीय कोशिका से। सी सेल या परापुटिकीय कोशिका कहां पे उपस्थित है? भरण उत्तक में उपस्थित है। इतना क्लियर है? कौन सा हार्मोन निकाल रही है? कैल्सीटोनिन या थायरोकैल्सीटोनिन। अब कैल्सीटोनिन या थायरोकैल्सीटोनिन क्या कार्य कर रहा होगा? ये अपना एक अलग कार्य करेगा और थायराइड पुटक जो निकाल रहा है T3 और T4 वो अपने अलग कार्य करेंगे। T3 और T4 क्या कार्य कर रहे थे? ये सारे कार्य कर रहे थे T3 और T4। आधारी उपापचय दर का नियंत्रण, आरबीसी का संश्लेषण, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन का उपापचय और जल और वैद्युत अपघट्य का नियंत्रण। अब अगला क्वेश्चन आता है कि भाई सी सेल क्या कर रही होगी? जो हार्मोन निकाल रही, कौन सा हार्मोन? कैल्सीटोनिन या फिर थायरोकैल्सीटोनिन। ये क्या करता है? हमारे शरीर में कैल्शियम आयन का क्या करता है? संतुलन बनाए रखता है। कैल्सीटोनिन या थायरोकैल्सीटोनिन। कार्य देखो, कार्य क्या करेगा? रक्त में कैल्शियम आयन की मात्रा को क्या करता है? नियंत्रित करता है। अब शरीर में कैल्शियम आयन की मात्रा को कैसे नियंत्रित करता है वो देखो। ये क्या करता है? रक्त में कैल्शियम आयन की मात्रा को कम कर देता है। किधर कम कर देता है? रक्त में। रक्त में कैल्शियम आयन की मात्रा को क्या करता है? करता है।
तो कोई दूसरा एक ऐसा हार्मोन होगा जो कैल्शियम आयन की मात्रा को बढ़ा रहा होगा, ये कम कर रहा है तो कोई बढ़ा रहा होगा। वो दोनों हार्मोन मिलके क्या कर रहे होंगे, शरीर के अंदर, रक्त के अंदर कैल्शियम आयन को नियमित कर रहे होंगे। आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि आपको थायराइड से निकलने वाले हार्मोन और जो आपका ये थायरोकैल्सिटोनिन है, ये हार्मोन, इन दोनों का फंक्शन क्लियर है। आरबीसी का संश्लेषण पूछेंगे तो क्या बोलेंगे, T3 और T4। जल और वैद्युत अपघट्य का नियमन पूछेंगे, T3 और T4। कैल्शियम आयनों का संतुलन पूछेंगे तो फिर क्या बोलेंगे आप, कैल्सिटोनिन या थायरोकैल्सिटोनिन। ठीक है, ये रक्त में कैल्शियम आयन को बढ़ा रहा है या कम कर रहा है, कम कर रहा है, अच्छे से याद रखना, कम करता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, हाइपोकैल्सिमिक। क्या बोलते हैं, हाइपोकैल्सिमिक। हाइपो यानी कम करना, किसको कम करना, कैल्शियम को। किसको कम करता है, कैल्शियम को। अब अगला टॉपिक हमारा यही है कि कौन सा ऐसा हार्मोन है कि जो रक्त में कैल्शियम बढ़ाता होगा। अगर ये कम कर रहा है तो कोई बढ़ाता होगा, जब भी तो दोनों आयन मिलके, दोनों हार्मोन मिलके क्या कर रहे होंगे, संतुलन कर रहे होंगे। ठीक है, ये हमारी थायराइड ग्रंथि कंप्लीट हुई, हाइपोकैल्सिमिक तक कंप्लीट हो गया। अगली ग्रंथि आती है हमारी पैराथायरॉयड ग्रंथि। अब पैराथायरॉयड ग्रंथि के बारे में बात करें तो आपको पता है कि थायराइड ग्रंथि कहाँ पे थी, श्वास नाल के दोनों तरफ उपस्थित थी थायराइड ग्रंथि की दोनों पालियां। अब थायराइड ग्रंथि की जो पालियां है, पालिया की पश्च सतह पर, किसकी सतह पर, पालियों की पश्च सतह पर, मतलब प्रत्येक थायराइड पाली की पश्च सतह पर दो पैराथायरॉयड ग्रंथि उपस्थित होती है। कितनी बताइए, दो। दो क्या बताइए, दो पैराथायरॉयड ग्रंथि कहां पे उपस्थित है, प्रत्येक थायराइड ग्रंथपाली की पश्च सतह पर। अब मतलब एक थायराइड पाली पे दो पैराथायरॉयड ग्रंथि है, तो टोटल पैराथायरॉयड ग्रंथि कितनी होनी चाहिए, 4, क्योंकि कितनी पालियां थी, 2। तो क्या बोलेंगे, 2 थायराइड पाली थी, तो पैराथायरॉयड ग्रंथि कितनी हो गई, 4। आ गया कॉन्सेप्ट समझ में, 4 पैराथायरॉयड ग्रंथि हो गई। अगर मैं इसको जोड़ में बोलूं तो कितनी हो गई, 2 जोड़ी पैराथायरॉयड ग्रंथि हो गई। क्लियर है, जैसे मैं आपको डायग्राम दिखा देती हूं। देखिए, ये क्या थी, थायराइड पालिया थी। इन थायराइड पालिया की पश्च सतह पर क्या होती है, पैराथायरॉयड ग्रंथि होती है। कौन सतह पर, पश्च सतह पर। आगे समझ में, टोटल कितनी हो गई, 4, 1 2 3 4, जोड़ी में कितनी हो गई, 2। ठीक है, अब जैसे थायराइड पाली के अंदर कौन सी कोशिका थी, परापुटी की कोशिका या सी सेल, वो कौन सा हार्मोन निकाल रही थी, कैल्सिटोनिन या थायरोकैल्सिटोनिन। वो क्या कार्य कर रहा था, रक्त में कैल्शियम लेवल को कम कर रहा था। कैसा था, हाइपो या हाइपर, हाइपो। ठीक है, ये क्या कार्य करता है, ये रक्त में कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है, रक्त में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाता है,
रक्त में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाता है तो हम इसको क्या बोल देंगे, हाइपर या हाइपो, हाइपर। कैसा हार्मोन हो गया, हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन, या इसको हिंदी में बोल देंगे अति कैल्सियमियता। क्लियर है, इतना समझ में आ गया। तो दोनों एक दूसरे के विपरीत हो गए। कौन कौन से हार्मोन, कैल्सिटोनिन और पैराथायरॉयड हार्मोन, दोनों एक दूसरे क्या हो गए, विपरीत। यहाँ पे एक चीज नोट आउट कर लेना, किसके बारे में बात कर रहे हैं, पैराथायरॉयड हार्मोन। अब दोनों में अंतर देखते हैं, पैराथायरॉयड हार्मोन और थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन। एक तो है थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, TCT बोल देते हैं। और एक कौन सा है, पैराथायरॉयड हार्मोन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल देते हैं, PTH बोल देते हैं। क्लियर है। अब इन दोनों में क्या क्या अंतर है वो देखते हैं। एक रक्त में कैल्शियम लेवल को बढ़ा रहा है और एक रक्त में कैल्शियम लेवल को कम कर रहा है। ये रक्त में कैल्शियम लेवल को घटा रहा है, तो घटा रहा है तो क्या बोलेंगे, हाइपो कैल्सिमिक। ठीक है। और ये रक्त में कैल्शियम लेवल को बढ़ा रहा है तो क्या बोलेंगे, हाइपर कैल्सिमिक। पहला अंतर तो ये हो गया दोनों में एक दूसरे में। रक्त में से सपोज करो, मैं आपको यहां पर बता देती हूँ साइड में, सपोज करना ये है बोन, बोन मतलब अस्थि। ठीक है। और ये है रक्त वाहिनी जिसमें क्या बह रहा है, रक्त बह रहा है। अगर मुझे रक्त में कैल्शियम लेवल कम करना है तो कैल्शियम लेवल किधर जाएगा, अस्थियों में। तो अस्थियां कैसी होगी, मजबूत। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, अस्थियों में कैल्शियम की मात्रा बढ़ रही है। समझते जाना एक एक पॉइंट को कि अस्थियों में कैल्शियम की मात्रा क्या कर रही है, बढ़ रही है। ठीक है। हम बोल सकते हैं कि अस्थियां कैसी हो रही है, मजबूत हो रही है, स्ट्रॉन्ग। ठीक है। अब अगर ये वाला काम कौन कर रहा है, TCT कर रहा है। अब बोल रहे हैं कि रक्त में कैल्शियम आयन क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। रक्त में कैल्शियम आयन कौन बढ़ा रहा है, PTH। अब रक्त में कैल्शियम आयन कैसे कैसे बढ़ेगा, वो किसी और पार्ट से कैल्शियम ले रहा है। कहां से ले रहा है, एक तो अस्थि से। ये क्या है, अस्थि। मतलब अस्थि का क्या कर रहा है, विखनिजीकरण कर रहा है। विखनिजीकरण मतलब अस्थि को निचोड़ तोड़ तोड़ के क्या निकाल रहा है, कैल्शियम आयन निकाल रहा है। ये अस्थियों का क्या कर रहा है, विघटन कर रहा है। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, अस्थियों का विखनिजीकरण हो रहा है या विघटन हो रहा है। इतना क्लियर है। और कहाँ से कैल्शियम आयन लेता है, हमने जो भोजन पाचन कर रहे हैं, जो पचित भोजन होता है, अगर पचित भोजन में कोई भी कैल्शियम आयन है तो उसका भी क्या कर लेता है, अवशोषण कर लेता है। तो दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे, पचित भोजन से कैल्शियम का क्या करता है बच्चा, अवशोषण करता है।
इतना समझ में आया आप लोगों को कि पचित भोजन से भी क्या ले रहा है, कैल्शियम आयन ले रहा है। फिर आगे पहुंचते हैं किडनी। किडनी में होते हैं वृक्काणु। वृक्काणु में मान लो थोड़ा भी कैल्शियम आयन चला गया तो वहां से भी कैल्शियम आयन को क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। तो क्या बोलेंगे, वृक्कीय नलिकाओं से या वृक्क नलिकाओं से कैल्शियम का पुनरावशोषण करता है। और इन सब से पुनरावशोषण करके कहाँ कैल्शियम बढ़ा रहा है, रक्त में। किधर बढ़ा रहा है, रक्त में कैल्शियम बढ़ा रहा है। और ये रक्त में कैल्शियम घटा रहा है। अब बताओ कोई दिक्कत है तक? तो अगर मैं बोलूं कि पीटीएच अस्थि से किधर ला रहा है कैल्शियम आयन, रक्त में। किधर ला रहा है, रक्त में। इसके अलावा रक्त में और कहां से कैल्शियम आयन आ रहा है, थोड़ा सा बता पाओगे कि इसके अलावा जो रक्त है वहां पे और कहां से कैल्शियम आयन आ रहा है? तो देखो, मतलब सपोज करो ये हमारा पाचन तंत्र है। अभी ऐसे समझना, तो पाचन तंत्र में जो भी हमारा भोजन है, पचित भोजन, कौन सा भोजन, पचित भोजन, वहां से भी क्या ला रहा है, कैल्शियम आयन ला रहा है। अब देखो कहां से, एक इधर से हो गया, किधर से, अस्थि से। एक तो हो गया अस्थि से, दूसरा कहां से हो गया, पाचन तंत्र से। तीसरा देखे तो तीसरा कहां से आएगा, अब वृक्कीय नलिकाओं से। सपोज करो ये है नेफ्रॉन, ये वृक्कीय नलिकाएं हैं जो भी हैं, और किसके अंदर है, ये किडनी है, ठीक है। तो यहां से भी ला रहा है, तो 3 जगह से हो गया। एक तो अस्थि, दूसरा पाचन तंत्र, तीसरा वृक्कीय नलिकाएं। और इन सब से कैल्शियम कहां पे बढ़ा रहा है, रक्त में। अब तो क्लियर हो गया होगा दोनों कि कैसे कैसे कैल्शियम आयन बढ़ रहा है, कैसे कैल्शियम आयन कम हो रहा है। तो कैल्शियम आयन बढ़ा कौन रहा है, पैराथायरॉयड हार्मोन। कैल्शियम आयन कम कौन कर रहा है, थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन। अगर बढ़ाना होगा तो अलग अलग अंग से कैल्शियम लाएगा, अगर कम करना होगा तो कैल्शियम को किधर डाल देगा, बोन में, क्योंकि बोन कैल्शियम का भंडार गृह है एक तरीके से, कि बोन में बहुत से क्या आता है, कैल्शियम होता है। वैसे तो भंडार गृह सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, जो कि बात नहीं कर रहे, पेशियों में होता है, बट लेकिन अभी के लिए कि अभी अगर कैल्शियम आयन को कम करना है तो किधर डाल देते हैं, बोन में। अवशोषण नहीं करते हैं जगह जगह से। आपका क्लियर है इतना? अगले टॉपिक पे चलते हैं।